तो गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात थी और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कोशिश होनी चाहिए कि गेम्स के जरिए भी सोशल चेंज आ सके। अब आगे का एजेंडा शुरू करते हैं और बड़ी खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। परिवर्तन पत्र के नाम से आरजेडी ने घोषणा पत्र जारी किया है। तेजस्वी यादव ने 2024 चुनाव के लिए 24 वादे किए हैं जनता से, जिसमें देश भर में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा है। वहीं बिहार को स्पेशल पैकेज से लेकर गरीब महिलाओं को 1 लाख सालाना देने का वादा भी किया गया है। तो 2024 के लिए 24 जन वचन का जिक्र आरजेडी ने किया है और इसके साथ ही साथ बिहार सरकार जो थी 17 महीने की, उसमें जो उपलब्धियां रही नौकरी को लेकर उसकी बात की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी महंगाई बड़े दुश्मन हैं और 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी की जो मुहिम है वो शुरू की जाएगी अगर सरकार बनती है। गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए, गैस सिलेंडर की महंगाई का हवाला भी दिया गया और कहा गया कि हमारी सरकार बनती है तो 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अग्निवीर योजना को बंद करने की भी बात कही गई है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने इस घोषणा पत्र में यह भी कहा कि जो बिहार को स्पेशल पैकेज है वो दिलवाने की बात कही जाएगी और हर जिले को 4000 करोड़ की मदद मिलेगी। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलवाएंगे। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पर कोई चर्चा नहीं करते। हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग लाए, यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को जो गरीब परिवार में है हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। जाति आधारित गणना तो कराया, तो साथ में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया 75%। आज भले ही चाचा जी उधर चले गए हों, लेकिन इस बातों को भूल जाते हैं। सचिवालय में सभी उनके मंत्रियों के साथ, हम भी डिप्टी सीएम थे, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भारत सरकार को कैबिनेट ने सिफारिश भी की थी कि भाई जो आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया है बिहार में, जिसमें अति पिछड़े का बढ़ा, स्वर्ण जाति भाइयों के जो गरीब भाई हैं उनका 10% जो था वो रह गया, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासी भाइयों का यानी 75% जो आरक्षण बढ़ा, उसको हम लोग शेड्यूल 9 में। तो तेजस्वी यादव ने आरजेडी का जो घोषणा पत्र है उसे जारी किया और प्रमुख बातें जो है वो है 1 लाख की सहायता राशि, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, रोजगार, ये तमाम बातें। सीधे रुक करते हैं पटना का। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि श्री जुड़ गई हैं। निधि श्री, जिस तरीके से परिवर्तन पत्र जारी किया गया, 2024 के लिए 24 जन वचन जारी किए गए हैं, ये जो तमाम मुद्दे हैं इनका इम्पैक्ट बिहार पर कितना है और इसको लेकर प्रक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है? देखिए, बिल्कुल लुभावने वादे आरजेडी की तरफ से किए गए हैं और अगर आप इनको सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो बिहार को ध्यान में रखकर ये वादा किया गया है। हालांकि तेजस्वी कह रहे हैं कि केंद्र में जब सरकार आएगी तो जो हमने बिहार की जनता के साथ जो वादा किया था और वो पूरा किया, उसी तरीके से अगर केंद्र में सरकार इंडिया गठबंधन की आती है तो हम पूरा करेंगे। लेकिन कुछ बातें इसमें विशेष है। एक तो पहले ही जब मना कर दिया गया है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, ऐसे में 1,60,000 करोड़ का
वो वादा कर रहे हैं, बिहार को विशेष पैकेज दिलाएंगे, विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, ये तमाम प्रमुख बातें हैं। स्वामीनाथन सिफारिश जो है वो लागू करेंगे, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें जो पूरी नहीं हुई वो लागू करेंगे। इनके अलावा 1 करोड़ नौकरी, माफ़ कीजिएगा, 1 करोड़ नौकरी ये कहाँ से लाएंगे, ये सवाल मीडिया की तरफ से किया भी गया तेजस्वी से। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस की तरफ से 30 लाख नौकरी का वादा किया गया, लेकिन हम 70 लाख नौकरी का सृजन करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता देख चुकी है। 5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी, जैसा कहा था वैसा 17 महीने की सरकार में किया। उसी तरीके से केंद्र में अगर सरकार बनती है तो हम उसको पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पैकेज है, ये जो परिवर्तन पत्र है, मैनिफेस्टो है, वो आकर्षित कर रही है लोगों को, लेकिन ये कितना पूरा हो पाती, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े वादे आरजेडी की तरफ से किए गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद नीतीश जी आपका। तो तमाम वादे किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है, जो सवाल पूछा गया कि ये वादे किन परिस्थितियों में पूरे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा लोक लुभावन बात कह दी गई। प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू ने पलटवार कर दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि चुनाव लड़ रहे हैं 23 सीटों पर और पूरे देश का एजेंडा सेट कर रहे हैं। तो बड़ा हमला जेडीयू की तरफ से हुआ है। तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं, अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा माँ। 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी पार्टी जो आपकी है, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, उसको आपने इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपके घोषणा पत्र जारी करने के समय आपके बगल में बैठते। तो सच तो यही है ना कि हेलीकॉप्टर में संतरा खा रहे हैं और उस संतरे को छिलका है वो अपने सहयोगी पार्टी के हाथ में गिरा रहे हैं, और साथ ही साथ उसका जो संतरे का रस है वो आंख में डाल रहे हैं। ये तो औकात बताने की बात थी। इसलिए पूरे तौर पर यह घोषणा पत्र यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व राजनीतिक रूप से नाबालिग है। तो एक तरफ घोषणा पत्र आ रहा है, दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। आज दिग्गज चुनाव प्रचार में मैदान में उतरेंगे। बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु, राजस्थान और यूपी के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। सुबह 11 बजे अमित शाह कन्याकुमारी में रोड शो करेंगे। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी आज मैदान में उतरने वाले हैं। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में रहेंगे, वहीं प्रियंका गांधी उत्तराखंड में रैली करेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यूपी और उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और पीलीभीत में उनकी जनसभा होगी और उत्तराखंड के नैनीताल में भी रैली होगी। वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो गया और औरंगाबाद में जनसभा करेंगे। तो ताबड़तोड़ प्रचार का दौर जारी है। और खास तौर से अगर हम बात करें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो किस तरीके से उनकी रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। कन्याकुमारी में सुबह 11 बजे रोड शो होना है। इसके बाद राजस्थान के अलवर जाएंगे गृह मंत्री, शाम 4 बजे जनसभा होनी है और फिर आएंगे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा, जहां पर शाम 6 बजे रैली होनी है। तो ये 3 राज्य और 3 बड़े कार्यक्रम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के, जो प्रचार कर रहे हैं और ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद कन्याकुमारी में उनका रोड शो होने वाला है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नीरज, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण का दौरा कर रहे हैं, दक्षिण की कमान संभाल रखी है, और जो आपसे उनकी बातचीत हुई, उनका कहना था कि इस बार दक्षिण में जिस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है उससे कुछ बड़ा बीजेपी करेगी, बड़ा चमत्कार होगा। किस तरीके की तस्वीरें बन रही कन्याकुमारी में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में अच्छा करने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि तमिलनाडु में भी, केरल में भी, दोनों जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी अब तक वोट बैंक तो ले जाती थी लेकिन अछूती रही है सीटों को लेकर, वहां अच्छा करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक करीब 25 से ज्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, करीब 20 से ज्यादा प्रोग्राम अब तक अकेले तमिलनाडु और केरल में कर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार दौरा कर रहे हैं। कल आपने देखा होगी मदुरई में किस तरह से अमित शाह का एक बड़ा रोड शो था, बहुत जबरदस्त पब्लिक आई। जब हमने बात की उनसे तो उन्होंने कहा कि हमारा अब तक का सबसे
बेहतर प्रदर्शन तमिलनाडु में रहने वाला है। तो जहां पर मैं हूं ये कन्याकुमारी है और ये थोड़ी देर में वहां लोकेशन पे पहुंचेंगे। लेकिन ये इलाका देखिए, बड़ी तेज धूप के बावजूद ठंडी हवाएं चल रही हैं, बागान हैं, नारियल के तमाम बागान हैं, खेत हैं, हरियाली है। थोड़ी देर में वही लोकेशन पे हम पहुंचेंगे जहां पर अमित शाह इस समय रोड शो की तैयारी चल रही है, अमित शाह के रोड शो की, वहां हम पहुंचने वाले हैं अयोध्या। तो वहां की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन जितनी खूबसूरत यहाँ की वादियां हैं, जितनी खूबसूरत यहाँ का वातावरण है, वैसे ही इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और सभी पार्टियां एक दूसरे से सीटें खींचने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें मेजर पार्टी इसलिए उभर कर आई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सारा फोकस इस बार दक्षिण भारत में रहा है और उनको उम्मीदें हैं कि दक्षिण भारत से इस बार भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ वोट परसेंटेज उनका बढ़ेगा बल्कि सीटें भी बढ़ेंगी। बहुत धन्यवाद नीरज, आपका जानकारी अपडेट्स देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कन्याकुमारी में थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू होने वाला है और इन सब के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर जो बैठकों का दौर जारी है वो भी चल रहा है। प्रचार युद्ध में दिग्गज कौन कौन से उतर रहे हैं वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे कांग्रेस की मीटिंग होनी है जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। तो कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है, दोपहर 3 बजे मीटिंग होगी। इसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे कि किन्हें चुनावी मैदान में उतारना है। तो प्रचार का दौर भी चल रहा है और इसी प्रचार के दौर के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक है। दोपहर 3 बजे कांग्रेस की मीटिंग बुलाई गई है जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। लेकिन उम्मीदवारों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है वो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। किनको टिकट संभव है। दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो हरियाणा के रोहतक से टिकट मिल सकता है। कुमारी शैलजा को सिरसा जो सीट है हरियाणा की वहां से टिकट मिल सकता है। धर्मवीर गांधी पंजाब की पटियाला सीट, चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जलंधर से, इन उम्मीदवार कांग्रेस बना सकती है। और विक्रमादित्य सिंह मंडी हिमाचल प्रदेश जो इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, कंगना रनौत बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो ये वो चेहरे हैं जिनके नामों पर आज फैसला हो सकता है। जैनेंद्र हमारे साथ बने हुए। जैनेंद्र, जो ये 3 बजे बैठक होने जा रही है, क्या तीनों राज्यों की सभी सीटों पर जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे? देखिए, कोशिश तो यही रहेगी कि पंजाब की 13 सीटें, हरियाणा की 10 में से 9 सीटें, क्योंकि एक सीट आम आदमी पार्टी गठबंधन में लड़ रही है, और इसके अलावा हिमाचल की 4 सीटें, ये जो कुल 26 सीटें होती हैं, इन पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय आज हो ही जाएं। हमें सूत्र बता रहे हैं कि कल भी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की एक और बैठक हो सकती है। तो अगर आज कुछ नाम तय नहीं हो पाए तो वो फिर कल होंगे। और इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के अलावा हमें जानकारी ये मिली है कि लद्दाख की जो एक सीट है उस पर भी उम्मीदवार के नाम पर आज फाइनल मोहर लग जाएगी। तो बड़े नाम जो है वो आपने बताए दर्शकों को। और इसके अलावा देखना यही है कि आज इन 26-27 सीटों पर में से कितनी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। चूंकि चुनाव प्रचार में पार्टी जुट गई है, ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि आज की बैठक में सभी सीटों पर नामों पर जो है वो फाइनल मुहर लग जाए। लेकिन कई सीटों पर पेच फंस जाता है, कई सीटों पर एक से ज्यादा प्रत्याशी जो है वो दावा कर रहे हैं, उम्मीदवार दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आज बात फाइनल नहीं हो पाई तो फिर ये फैसला आगे भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी नजर तो यह है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से ज्यादा नजरें यह है कि दिल्ली की जो 3 सीटें हैं जिस पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है, ऐलान नहीं हो पाया है, उसका ऐलान कांग्रेस कब करती है, इसको लेकर के भी आज की बैठक में नजरें रहेंगी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जैनेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को पीएम ने तेजस्वी के मछली वाले वीडियो को मुद्दा बनाया, आरोप लगाया कि विपक्ष लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बाड़मेर में उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस से देश की सुरक्षा को खतरा है क्योंकि ये लोग परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। और इस बीच बंगाल में बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के आरोपियों की गिरफ्तारी पर सियासत हुई। बीजेपी ने ममता सरकार पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया तो ममता ने कहा कि उनके राज्य की पुलिस की वजह से ही आरोपी अरेस्ट हुए। हम आपको बंगाल में हुए साप्ताहिक सर्वे का नतीजा बताते हैं। ज्यादा बढ़िया कौन लगता है, दीदी की मोदी? अब किसको बोलेगा, दुयो तो एक ही है तो किसको चुनेगा?
जिसका दिल में हम लोग आता है उसी को दे देता है। चुनाव में कौन चलेगा? दीदी चलाएगी। बिहार यूपी वाले ही सिर्फ जय श्री राम नहीं कर रहे हैं, आप देखिए पूरा देश जय श्री राम कह रहा है। चुनाव में हम लोग का सबसे बड़ा चीज है बेकार जो समस्या, रोटी कपड़ा मकान। गारंटी भरोसा है 100%, तभी तो हम लोग 3 से कहाँ पहुँच गया। 372, 330 में 400 पार हो जाएगा। चुनाव प्रचार है, थार है, विचार है, पलटवार है, बारंबार। 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है और इसलिए देश कहता है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। आपने की बोले मोदी का गारंटी की जून महीना के बाद सबको जेल में भर देगा। 7 दिन बाद वोटिंग शुरू होनी है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए एबीपी न्यूज की तैयारी भी जबरदस्त है। रिपोर्टर ग्राउंड पर है तो सर्वे वाली मशीन भी दिन रात काम पर लगी हुई है। स्पेशल एडिशन में सर्वे के साथ ही देश की बड़ी चुनावी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए सिलसिला शुरू करेंगे पश्चिम बंगाल के साप्ताहिक सर्वे के साथ, जो अप्रैल के पहले हफ्ते में किया गया है। 42 सीटों वाला बंगाल इस बार मोदी और ममता दोनों के लिए साख का सवाल है। पिछली बार बीजेपी के पास 18 सीटियां, दीदी के किले में सेंध लगा, लेकिन क्या इस बार भी वही सिचुएशन है? ये जानने के लिए, जनता का मन टटोलने के लिए बंगाल की जमीन पर पहुंच गए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। जी हाँ, महज ये एक शेर नहीं बल्कि लोकतंत्र के महापर्व पे मतदाताओं के लिए एक संदेश भी है कि अपने प्रतिनिधि को चुनते वक्त सोचे समझे विचार करें और तब करें मतदान। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिंदुस्तान के द्वार कहे जाने वाले पश्चिम बंगाल के लोकसभा क्षेत्र अलीपुर द्वार में, अपने उसी सवाल के साथ कि क्या यहाँ चलेगी मोदी की गारंटी या फिर ममता कर देंगी कोई खेल। तो आइए चलते हैं अलीपुर द्वार के मतदाताओं के पास और समझते हैं कि आखिर अपने द्वार उन्होंने किसके लिए खोल रखे हैं। अलीपुर द्वार नॉर्थ बंगाल का जिला। यहाँ 19 अप्रैल को यानी पहले ही चरण में मतदान होना है। करीब 17 लाख वोटर हैं और करीब 40% अनुसूचित जाति के वोट। बीजेपी के जॉन बारला पिछला चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार जनता का मूड क्या है? कौन से मुद्दे हैं जो जनता के लिए जरूरी है? मैं आपको बता दूं कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पे आ चुके हैं। कूच बिहार आए, उन्होंने लोगों को बताया मेरी गारंटी पे भरोसा करो। फिर जलपाईगुड़ी आए, कहा कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। अब लेकिन लोग क्या कहते हैं? नहीं साहब, वादा तो बहुत ही किए हैं, लेकिन उनको निभाना नहीं आता है। वादा तो बड़ा बड़ा करके चला गया, यहाँ बागान खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा, लेकिन आज तक बागान नहीं खुला है। बागान का जो समस्या है वो तो गारंटी दे रहे हैं। अरे गारंटी तो खुद सब जगह में दे रहा है, गारंटी वो दे सकता है। मैं एक बात बताऊं, गारंटी तो दिया था वो जो राम मंदिर, उसमें तो हम लोग जनता जो है उनका तो पेट नहीं भरेगा। उनका एक ही मुद्दा है, डिवाइडेशन रूल पॉलिसी। बिहार यूपी वाले ही सिर्फ जय श्री राम नहीं कर रहे हैं, आप देखिए पूरा देश जय श्री राम कह रहा है। और यहाँ भी जय श्री राम से छीड़ सिर्फ दीदी और उनके समर्थकों को है, बाकी किसी को नहीं है। ये कह रहे हैं कि एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि मंदिर से पेट नहीं इनका भरने वाला। मंदिर से पेट नहीं भरता है, इनको पूछिए आंकड़ा। आज जो दक्षिण भारत में जितने मंदिर हैं, बिहार में जितने मंदिर हैं, उत्तर भारत में जितने मंदिर हैं, उनसे कितना अस्पताल, कितना स्कूल, कितना शिक्षण संस्थान चल रहा है, इनको पता है। यानी अभी तक तो स्कोर थोड़ा दीदी के फेवर में था। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। शायद यही वजह है कि दीदी और दादा के बीच मुकाबला दिलचस्प रहेगा। श्रीनिवास पूछते चले गए, लोग अपने दिल की बात एबीपी न्यूज के कैमरे पर बताते चले गए। काम नहीं आए, ढूंढता है काम। अग्निवीर बन जाएगा।
अग्निवीर तो 4 साल के लिए 4 साल के लिए वो एक जो हम लोग को सिविक वॉलंटियर जैसा है, ऐसा आज के हमको प्रोटेक्शन का ऐसा क्या मुद्दा क्या होगा चुनाव में इस चुनाव में मुद्दा होगा, ये देश बिक्री हो रहा है, देश का संविधान आज तोड़ रहा है, LIC बिक्री हो रहा है, LIC का शेयर बिक्री हो रहा है, बैंक का बिक्री हो रहा है, इस अदानी अंबानी ये लोग आज राज कर रहा है। उधर से भाई बहुत कूद रहा था, भैया बताओ, कह रहे हैं सब बिक रहा है। उनका बोलने से क्या हुआ? उन लोग जो आज प्रधानमंत्री जी के ऊपर इतना बात बोल रहे हैं, ये बताओ, वो कह रहे हैं सब कुछ नहीं बिक रहा है। अभी जो प्राइवेटाइजेशन बहुत सारा स्कीम में बहुत जगह किया गया है, वो जो अभी जो हम लोग का भारतवर्ष में जो युवा लोग हैं, जो शिक्षित है, उनको रोजगार मिल रहा है, इससे बहुत सारा वैकेंसी मिल रहा है, तो उससे रोजगार का बहुत सारा स्कोप मिला है। गाड़ी का बिजनेस है, कौन सा गाड़ी? छोटा गाड़ी का बिजनेस है। गाड़ी का नाम बताओ। ट्रैक्टर है, ये छोटा गाड़ी है, उसी का चलता है। लोन पे ही है, जा रहा है आराम से। हाँ, आराम से जा रहा है, कोई असुविधा नहीं, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। आज जो ये गाड़ी चलाते हो तो ये डीजल वीजल तो लगता है सस्ता ही है। पहले से ठीक है, पहले से बढ़िया है। पहले थोड़ा ज्यादा था, अभी थोड़ा कम है। अभी देश के लिए जानना पड़ेगा कि क्यों डीजल का दाम है। जो बाहर से जो डीजल आ रहा है वो थोड़ा हम लोग को महंगा पड़ रहा है। चलिए, बात निकली तो बेरोजगारी, राम मंदिर, पेट्रोल डीजल, अग्निवीर जैसे मुद्दों तक आई। लेकिन क्या ये मुद्दे सर्वे में भी रिफ्लेक्ट हुए? एबीपी न्यूज और सी वोटर ने बंगाल में जो सर्वे किया, उससे क्या पता चला? दादा या दीदी, किसका पलड़ा भारी? केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर कितना संतुष्ट, इसमें आप आंकड़ा देख सकते हैं। 35% कह रहे हैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, कम संतुष्ट वाले 37% हैं, असंतुष्ट 26% का आंकड़ा आपके सामने है, और पता नहीं कहने वाले 2%। अब इसी क्रम में जो अगला सवाल था वो राज्य सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ था। केंद्र सरकार के कामकाज के बाद राज्य सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा 38% असंतुष्टों का है। बहुत ज्यादा संतुष्ट 26% हैं और कम संतुष्ट 34% हैं। लेकिन खतरे की घंटी राज्य सरकार के लिए इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा आंकड़ा इस सवाल के जवाब में जो 38% है वो असंतुष्टों वाला आंकड़ा आपके सामने है। इसका मतलब सिचुएशन टाइट, सीट की फाइट। दीदी के बंगाल में वोटरों के मिजाज को हमारे रिपोर्टर लगातार भांप रहे थे। ये जो बीजेपी वाला है, ये जो टीएमसी वाला है, मोदी जी ने पहले बार ने बोला था 300 पार और हर अकाउंट में 3 लगाएगा, हम 15 लगाएगा, लेकिन 15 लाख तो बिरपाड़ा का सब लोग को मिल गया। और दीदी ने क्या बोला था, मैं अगर क्षमता में आऊंगा तो मैं हर साल में 2 लाख नौकरी दूंगा, तो बिरपाड़ा का सब लोग को नौकरी मिल गया। और अभी क्या बोला है, अभी मोदी का गारंटी है क्या? अभी बीजेपी का गारंटी था, अभी मोदी का गारंटी है। तो इसमें बात वोट नहीं होना चाहिए, वोट होना चाहिए मुद्दे के ऊपर में, कर्म संस्कृत का ऊपर में, बेकार का नौकरी के लिए वोट होना चाहिए। आदमी को चाहिए यहाँ पे सस्ता राजनीति मुझे सस्ता राजनीति। आप गाड़ी का चेकिंग करके 1000 रुपया उसका हस्बैंड से भैया, तो मतलब आप तो सुनो ना, तो ऐसा लग रहा है कि आपको गारंटी पे भरोसा हो रहा है। गारंटी में भरोसा है 100%, तभी तो हम लोग 3 से कहाँ पहुँच गया, 372, 3 से 3, इस बार 400 पार हो जाएगा। गारंटी में भरोसा है मोदी जी के पास में। 400 पार, 400 एकदम। कैसे यहाँ पे 342 सीट है, 42 में सरकार कैसे बनी? अभी मोदी जी बिहार गए हुए थे 2 दिन पहले, वहाँ नीतीश कुमार बैठे थे, उन्होंने कह दिया 4000 पार। अरे नीतीश कुमार का क्या है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था तो अलग है ना, बिहार का शिक्षा व्यवस्था अलग है ना वहाँ पे। बस स्टैंड पर सवारी उतरती गई और माइक देखकर लोग आते गए। जो स्कोर पहले दीदी के फेवर में दिख रहा था, उसको काउंटर मिलने लगा जनता की बीच से। चाय बगान वाले अभी थे यहाँ पे, वो कह रहे थे कि दादा चलेगा। कौन बोल रहे थे? और उड़ाव साहब नहीं, वो अपना मत रख सकते हैं, पर हम तो चाय बगान में ही रहते हैं। हम भी चाय बगान में रहते हैं और चाय बगान में हम काम भी करते हैं। तो हम लोग अपने आप को आज 250 रुपया हाजिरी में हम लोग वहाँ काम करते हैं चाय बगान में। तो 250 रुपया में आज कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ 67 रुपया से 250 रुपया पहुँचा, ये दीदी ने की है। देश की कमान ही कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, मैं ही चाय वाला हूँ, फिर आप दिक्कत में क्यों? वो तो फेंकू प्रधानमंत्री है, फेंकू क्यों बोलेंगे? वो आके बोल गए, आप 1 मिनट चुप रहिए, आपके पास भी आया जाएगा। वो खुद बोल के गए, सीतारामन जी ने 1000 करोड़ रुपया चाय बगान को देने के लिए बोला, जो उसके लेबर के डेवलपमेंट के लिए। कहाँ गया पैसा? वो पैसा अभी तक कहाँ गया? क्या बोल रहे थे आप? मोदी को क्या बात बोलेगा? मोदी तो 1 नंबर धोखाबाज है। जब बयानों का तापमान बढ़ने लगा तो फिर थोड़ा रिलैक्स करना भी बनता था। श्रीनिवास भी थोड़ा आगे बढ़े और इधर हमारा सर्वे भी। अब बात डायरेक्ट
सीएम और पीएम के कामकाज पर हुई। इस पर बंगाल के लोग क्या सोचते हैं? सीएम के कामकाज से आप कितना संतुष्ट, और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से कम संतुष्ट सबसे बड़ा आंकड़ा है। संतुष्ट तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, कम संतुष्ट है। 34% का आंकड़ा, बहुत ज्यादा संतुष्ट 32% है। असंतुष्टों का आंकड़ा आप देख रहे हैं 33% और पता नहीं कहने वाले 1% इस सवाल के जवाब में। मतलब सीएम और पीएम के कामकाज वाला सर्वे भी मोदी को थोड़ा एडवांटेज दिखा रहा है। लेकिन क्या वाकई बंगाल में इस बार मोदी फैक्टर पिछली बार की तरह हावी रहेगा? वो अब चाय बागान के मुद्दे पर दिल खोलकर बोलने लगे। निर्मला सीतारमण जी ने बोला था 1000 करोड़ रुपया हम लोग देंगे चाय श्रमिकों के सामाजिक प्रकल्प। वो तो कह रही है कि मुझे खुद चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। नहीं, वो तो देखिए, वो जब वित्त मंत्री है उनको वो सरकार के प्रतिनिधि से बोले थे, लेकिन आप हम लोग वो पैसा आपको गरुड़ गाड़ी में आ रहा है कि घोड़ा गाड़ी में आ रहा है वो मालूम नहीं। 1000 क्या है? आप कह रहे हैं चाय बागान मुद्दा है। चाय बागान की बात कर रहे हैं लोग, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, यही सब मुद्दा होगा क्या? देखिए, हम तो चाय बागान के रहने वाला है। पहले जब बमफोरन सरकार था तो छाता मिलता था, चप्पल मिलता था। इसका बाद पश्चिम बंगाल सरकार में जब 2011 साल में टीएमसी सरकार आया गया, चप्पल भी खा दिया, छाता भी खा दिया। उसके बाद धीरे धीरे चाय बागान बंद होने जा रहा है। पिछली बार बोला कि चाय वाला सब मेरा बच्चा है, अब मोदी का परिवार, तो एक ही बात वही तो स्लोगन चेंज किया है। मेरा भी कहना है तो वो तो किया नहीं। इस बार मोदी का परिवार आप जैसे एक परिवार का गार्जियन है, हम भी है, मेरा बाल बच्चा है, तो परिवार का गार्जियन का क्या काम है, ड्यूटी क्या है? उनका देखभाल करना। तो अगर देखभाल करना है तो एमजी एनआरईजीए जो कि एक्ट है, मनरेगा जो कि एक्ट है, 100 दिन का काम। हमारा पैसा बंगाल का पैसा, थोड़े तृणमूल का श्रमिक है। अरे वो तो कह रहे हो तृणमूल का श्रमिक है तो बीजेपी का भी है, आदमी है, कहाँ दिया है, क्यों नहीं दिया? रोक दिया, कहा कि इसमें करप्शन हो रहा है। करप्शन हुआ है, करप्शन अगर करप्शन है तो इतना बार उसका जो नेशनल टीम है, सर्वे का टीम, वो क्यों क्लीन चिट दिया है? असल में अंग्रेजों के राज में यहाँ चाय के बागान लगे थे और बाद में जब चुनाव होने लगे तब से अलीपुरद्वार में चाय बागान एक अहम मुद्दा रहता है। हजारों लोग इससे जुड़े हैं, इसलिए बात हर बार मजदूरी बढ़ाने को लेकर होती है। ये चाय बागान वाले अभी थे यहाँ पे, वो कह रहे थे कि दादा चलेगा। कौन बोल रहे थे? और उड़ाव साहब नहीं, वो अपना मत रख सकते हैं, पर हम तो चाय बागान में ही रहते हैं। हम भी चाय बागान में रहते हैं और चाय बागान में हम काम भी करते हैं। तो हम लोग अपने आप को आज 250 रुपया हाजिरी में हम लोग वहाँ काम करते हैं चाय बागान में। तो 250 रुपया में आज कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ 67 रुपया से 250 रुपया पहुँचा, ये दीदी ने की है। क्या बोल रहे थे? मोदी को क्या बात बोलेगा? मोदी तो 1 नंबर धोखाबाज है। अब इतनी बातें हो गई तो श्रीनिवास ने तय किया कि वो खुद चाय बागान जाकर देखेंगे कि वहाँ काम करने वाले लोग आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके जीवन में किन मुद्दों की अहमियत है, क्या वो भी मंदिर देखकर खुश होते हैं या फिर 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी बढ़ाने पर फोकस है। ज्यादा बढ़िया कौन लगता है, दीदी की मोदी? आप किसको बोलेगा? दुयो तो एक ही है, तो किसको चुनेगा? जिसका दिल में हम लोग आता है उसी को दे देता है। बस अचानक से दिल में आ जाता है। हाँ, तो कोई बात होता होगा ना कि दिल में क्यों आता है? दिल में उसको देगा, फिर भी देगा, इसको देगा और भी देगा, दोनों को। पिछली बार किसको दिया था? हाँ? ममता दी को दिया था। ममता दी को? हाँ। और मोदी जी को? मोदी जी को उसके पहले दिया था। चाय बनेगा फिर इससे गर्मा गर्म? बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। अभी तो नहीं बनेगा, वो तो मिशन में जाएगा तब ना बनेगा। पूरे इलाका में तो सबसे ज्यादा चाय का बाग है ना? जी हाँ, जी। तो सबसे ज्यादा वोट भी तो तुम्ही लोग के पास है दीदी। वो तो है, लेकिन हम लोग का तो देना पाना कुछ भी अच्छा नहीं है। अब जहाँ लोग एक बार में हजारों रुपए मॉल में खर्च कर देते हैं, ऐसे में चाय बागान में काम करने वाले मजदूर 100-200 रुपए का हिसाब तक लगाते हैं। छुट्टी के दिन पैसा नहीं मिलेगा, ये सोचकर अपने महीने का खर्चा तय करते हैं। लेकिन सच ये भी है कि आमतौर पर ऐसे मुद्दे चुनाव के शोर में दब जाया करते हैं। क्या अब ऐसा है? कोई सुनने वाला है? बताओ, देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कहते हैं कि मैं बचपन में खुद ही चाय बेचता था। तब तो आप लोगों का एकदम मामला सही होगा ना कि खुद ही चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो फिर चाय तोड़ने वाले को क्या दिक्कत? तो चाय बेचते हैं वो तो, लेकिन गरीब के बच्चा से हम लोग चाय बेचते हैं बोलता है, तो हम लोग तो गरीबी के हालत में तो सोच के तो वो लोग लाखी भंडार दिया है, गैस दिया है। अभी बगान का हाल चाल तो दीदी चलाता है तो बंगाल में। हाँ, तो आपको दीदी अच्छा लग रहा है? दीदी अच्छा नहीं लगता है, को अच्छा लगता है हमको तो सब मंत्री, दोनों तो मंत्री है। हाँ, तो दोनों में मिल के हम लोग को बगान का अच्छा सुविधा चाहिए हम लोग को। ममता मोदी, मोदी ममता,
बंगाल में चुनाव के चेहरे बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन सर्वे में वोटिंग का ग्राफ क्या कहता है? सर्वे के मुताबिक अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो फिर किसे कितना वोट? एनडीए 41%, टीएमसी 43%, सीपीएम 7%, कांग्रेस 6%, तो कुल मिलाकर सबसे आगे टीएमसी नजर आ रही है। 2% वोट शेयर बीजेपी के मुकाबले टीएमसी को ज्यादा मिलता हुआ कमोबेश वही 2019 जैसे वोट शेयर की तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। और ऐसे में एक हफ्ते में तस्वीर कितनी बदली, ये फर्क आप देख सकते हैं। एनडीए में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं, 41% पिछले हफ्ते भी था, 41% वोट शेयर आज की तारीख में भी नजर आ रहा है। टीएमसी को जरूर इस एक हफ्ते में 1% का झटका लगा है। पिछले हफ्ते जो 44% का वोट शेयर था वो घटकर इस बार 43% पर आ गया है। लेफ्ट आप देख रहे हैं 6% से 7%, 1% की बढ़ोतरी। कांग्रेस में 1% की कमी, 7 से 6, अन्य के खाते में 2 से 1% की बढ़ोतरी होकर 3% का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पश्चिम बंगाल का साप्ताहिक सर्वे आपने देखा। तो देखा आपने, साप्ताहिक सर्वे में ममता का वोट 1% नीचे हुआ है। लेकिन अलीपुर द्वार की मार्केट में जनता के वोट का मीटर क्या है? लोग क्या चाहते हैं? राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालेंगे या फिर लोकल पर वोकल होंगे? समस्याएं बताइए, नेताओं को बताइएगा। समस्या बोलने से बीरपड़ा का आपको फ्लाईओवर बहुत जरूरी है। बहुत आदमी यहाँ मर चुका है, मारा गया, बहुत आदमी मर गया। और बीरपड़ा में आपको फायर ब्रिगेड जो है, ये बहुत साल से हम लोग बचपन से सुन रहे हैं फायर ब्रिगेड बनेगा बनेगा, लेकिन आज तक उसको बना अधूरा रह गया। दादा मतलब मोदी को दीदी के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, तो क्या मोदी की पॉपुलैरिटी बंगाल में लगातार बढ़ रही है? प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 62%, राहुल गांधी 30% लोगों की पसंद, दोनों नहीं कहने वाले 3%, पता नहीं कहने वाले 5%। सर्वे भी देख लिया और जनता की बातें भी आपने सुनी। अब इसी से मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता ने अलीपुर द्वार में किन मुद्दों पर अपना वोट देने का मन बनाया हुआ है। अब तय नेताओं और उनकी पार्टी को करना है कि किस रणनीति से चुनावी मैदान में उतरा जाए। वैसे हमारी तैयारी तो पूरी है चुनाव कवर करने की और 4 जून को सबसे तेज नतीजे दिखाने की भी। बस आप यूं ही देखते रहिए एबीपी न्यूज।